हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी लिविंग वर्ड चैप्टर की एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जिस टॉपिक को जिक्र करने वाले हैं वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड का मतलब होगा कि लिविंग वर्ड के अंदर यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस तरह से डाइवर्सिटी मौजूद है, किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मुख्तलिफ वैरायटीज़ पाई जाती हैं। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब हम देखते हैं तो वो एक तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। हमारे आसपास दिखाई देने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी अलग अलग वैरायटीज़ आपको देखने को मिलेगी। आपको जानवर अलग अलग आपके आसपास देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, उनमें भी अलग अलग वैरायटीज़। और जब आप फॉरेस्ट में जाते हो तो वहाँ पर और आपको वैरायटी देखने को मिलती है। तो इसे हम एक और नाम से भी जान सकते हैं, वो है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का भी यही मतलब होगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद डाइवर्सिटी, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाने वाली वैरायटी। तो बायो का मतलब होता है लिविंग और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास नंबर मौजूद है और जो हमारे पास टाइप्स मौजूद हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो टाइप्स मौजूद हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो तादाद है। लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे हैं हमारे पास, तो कितने मौजूद हैं और किस तरह के ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, इसे बायोडाइवर्सिटी में डिस्कस किया जाएगा। अब यहाँ पर यह भी ध्यान में रखिएगा कि हम लोग जब ऑर्गेनिज्म में फ़र्क करते हैं, जब हम बताते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से अलग है, तो वो हम मार्फोलॉजी देखकर बताते हैं। मार्फोलॉजी का मतलब कि हम एक ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देख करके बता लेते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से मुख्तलिफ है। अगर हमारे सामने एक ज़ेब्रा मौजूद है और हमारे सामने एक डोंकी मौजूद है, तो हम उनके बाहरी खुसूसियात को देख करके, बाहरी कैरेक्टर्स को देख करके हम इन दोनों में फ़र्क कर सकते हैं। उनके कलर को देख करके हम फ़र्क कर सकते हैं। तो मार्फोलॉजी, उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उनकी एक्सटर्नल शेप, उसमें हम फ़र्क कर सकते हैं। जैसे कि ये टाइगर हमें दिखाई दे रहा है। टाइगर किस तरह से ये है कि इसकी बॉडी के ऊपर आपको लाइंस देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे एक चीता के हवाले से, तो उसकी बॉडी पर छोटे से डॉट्स मौजूद होते हैं। जबकि अगर हम बात करेंगे एक लियोपर्ड के बारे में, तो उसकी बॉडी पर बड़े से डॉट्स मौजूद होते हैं। तो मार्फोलॉजी में इनमें फ़र्क होगा। उसके अलावा इन ऑर्गेनिजम्स की साइज़ में भी फ़र्क हो सकता है। एक ऑर्गेनिज्म साइज़ में दूसरे से अलग हो सकता है। उसके अलावा कलर के अंदर भी फ़र्क हो सकता है। उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में भी फ़र्क हो सकता है कि उनके अंदर की बनावट किस तरह से है। जैसे कि एक ये बटरफ्लाई है, ये इंसेक्ट है, ये फ्लाई कर रहा है, बर्ड भी फ्लाई कर रहा है। क्या हम इन दोनों को साथ में रखेंगे? नहीं, क्योंकि जब हम इनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। उसके अलावा हैबिटेट्स को भी देखते हैं कि वो कहाँ पर मौजूद होते हैं। लाजमी बात है, एक डेजर्ट के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म और एक समंदर के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स में फ़र्क होगा। उसके अलावा उनकी हैबिट्स के हवाले से भी, एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, क्या वो दिन के टाइम पर एक्टिव होता है, रात के टाइम पर एक्टिव होता है, तो हैबिट्स में भी फ़र्क मौजूद हो सकता है। अब अगर हम बात करेंगे स्पीशीज़ के हवाले से, याद रखिएगा हर किस्म जो जानदारों की होगी, जो दूसरे से अलग होगी, उसे स्पीशी कहा जाएगा। तो स्पीशीज़ की जो तादाद है, जो कि टोटल अगर हम कहेंगे तो 8.7 मिलियन स्पीशीज़ हो सकती हैं। एक अंदाज़ा है कि 8.7 मिलियन स्पीशीज़ हो सकती है, जिसमें से 6.5 मिलियन स्पीशीज़ ज़मीन पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स की होंगी और 2.2 मिलियन स्पीशीज़ पानी में मौजूद ऑर्गेनिजम्स की होंगी। लेकिन हमें जिन स्पीशीज़ के बारे में मालूम है, जिन्हें डिस्क्राइब किया गया है, वो सिर्फ 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन स्पीशीज़ हैं जिनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, जिनको नाम वगैरह दिए गए हैं। तो यहाँ नीचे आप मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं जो समंदरों में पाए जा रहे हैं या जो कि ज़मीन पर मौजूद हैं। मज़ीद लिखा हुआ है कि जो बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग हमारी अर्थ पर होना, यही लाइफ को बनाए हुए हैं। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म ना हो तो लाज़िम बात है लाइफ नहीं होगी। तो अगर हम लोग हमारे फ्यूचर को बचाना चाहते हैं तो बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व करना हमें पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी को भी बचाना हमें पड़ेगा। अच्छा, इस वीडियो के अंदर लास्ट में हम लोग नीट से जुड़े हुए एमसीक्यूज़ का भी जिक्र करेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, आप समझ सकें कि टॉपिक्स में एमसीक्यूज़ किस तरह से आते हैं। अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर के हवाले से। नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करने से पहले हम लोग एक चीज़ का डिस्कस करेंगे, वो होती है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर ग्रुपिंग भी की जाती है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नाम भी दिए जाते हैं। जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास मौजूद है, उन्हें एक खास तरह का नाम दिया गया है और नाम देने के सिस्टम को नॉमेनक्लेचर ही कहा जाता है। वैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो नाम दिए जाते हैं। तो हमारे पास जो नेमिंग सिस्टम है, हमारे पास जो नॉमेनक्लेचर है, वो दो नाम वाला नेमिंग सिस्टम मौजूद है। तो इसे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है कहा जाता है।
यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि नॉमेनक्लेचर की क्यों ज़रूरत है, मिलियंस में प्लांट्स हैं और मिलियंस में स्पीशीज़ एनिमल्स की मौजूद है। हर ऑर्गेनिज्म जो प्लांट है या एनिमल है, अगर हम देखेंगे कि एरिया के हिसाब से उनके नाम बदलते रहते हैं। जैसे एक मैंगो की बात करेंगे, अंग्रेज़ी के अंदर, इंग्लिश के अंदर तो उसे मैंगो कहा जा रहा है, लेकिन फिर अलग अलग ज़बानों में ये नाम बदल जाता है। उर्दू और हिंदी की बात करेंगे तो इसे आम कहा जाएगा, और साउथ की ज़बानों में अलग अलग नाम आ जाएंगे। जैसे तमिलनाडु के अंदर इसे मांगाई कहा जा रहा है, कर्नाटका में से मावो कहा जा रहा है, उसके अलावा महाराष्ट्र में से अम्बा कहा जा रहा है, सिंधी के अंदर भी से अम कहा जा रहा होता है। तो अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग जो है नाम आ जाते हैं, इससे कन्फ्यूजन हो जाता है। कंट्री के अंदर ही मुख्तलिफ नाम पाए जाते हैं, तो इससे कन्फ्यूजन होगा। लोग जब एक ही ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे होंगे, लेकिन हो सकता है लैंग्वेज के अलग अलग फ़र्क की वजह से वो उसे पहचान ना सकते हो। अगर कोई ऐसा शख्स है जो सिंधी है और उसे मुकम्मल तौर पर उर्दू का नॉलेज नहीं है, उसने कभी आम का लफ्ज़ सुना ही नहीं है, तो लाज़मी बात है वो आम नहीं पहचान पाएगा। लेकिन जब उसके सामने वो चीज़ रखी, लाज़मी वो उसको आइडेंटिफ़ाई कर पाएगा और उसे बयान कर पाएगा कि ये कौन सी चीज़ है। तो कहने का मकसद कि तमाम ऑर्गेनिज़म्स के दरमियान में कन्फ्यूजन ना हो, लैंग्वेजेस की वजह से कन्फ्यूजन हो सकता है, तो वो कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए फिर एक ख़ास नेमिंग सिस्टम जो है दिया जाता है। अब यहाँ पर नॉमेनक्लेचर की आवाज़ से बात बयान की जा रही है। नॉमेनक्लेचर यानी नेमिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक ख़ास तरह का साइंटिफिक नाम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को दिया जाता है। हर स्पीशी के लिए एक पर्टिकुलर नाम होगा, और फिर तमाम दुनिया के अंदर उसी एक नाम से उस ऑर्गेनिज्म को बुलाया जाएगा। तो वन ऑर्गेनिज्म के लिए एक ही नाम पूरी दुनिया में मौजूद होगा। इसे हम नॉमेनक्लेचर का एक सिस्टम जो है कह रहे हैं, जिसके लिए ज़रूरी होती है आइडेंटिफिकेशन। तो नॉमेनक्लेचर के लिए, नेमिंग के लिए ज़रूरी होगा कि एक ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर जो है वो पहचान हो, प्रॉपर उसे डिस्क्राइब किया गया हो। तो ऑब्ज़र्व करने के बाद ही, डिस्क्राइब करने के बाद ही, छोटी छोटी चीज़ों को स्टडी करने के बाद ही जब आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, तो उसका पर्टिकुलर नाम हो जाएगा। उससे मिलते जुलते ऑर्गेनिज्म अगर वो सेम ही है, मतलब उनमें फ़र्क नहीं मौजूद, तो उन्हें भी किया जाएगा। अगर वो एक स्पीशी है तो हो सकता है कलर का फ़र्क हो सकता है थोड़ा सा साइज़ का फ़र्क हो। इंसानों के अंदर भी यही होता है, कलर का फ़र्क होता है, बालों के कलर का फ़र्क होता है, हाइट का हो सकता है इंसानों के दरमियान में भी, लेकिन सारे एक स्पीशी हैं, तो सभी का एक नाम होगा। मज़ीद हम बात करेंगे जब हम नॉमेनक्लेचर दे रहे होते हैं, इंटरनेशनल रूल्स उसके लिए फिर क्या रहेंगे। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ये मौजूद है एनिमल्स को नाम देने के लिए, और इसी तरह से इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर मौजूद है प्लांट्स को नाम देने के लिए। अब नॉमेनक्लेचर के एडवांटेजेस क्या होंगे, पूरी दुनिया के नाम होगा, और तमाम ऑर्गेनिजम्स के लिए वो जो नाम दिया जाएगा उसे एक्सेप्ट भी किया जाएगा, यानी कि कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा, कोई क्लेश नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम मैंगो का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, हो सकता है इंडियंस इससे एतराज़ कर ले और वो कहें कि क्यों इसे आम नहीं बुलाया जा रहा, और अगर आम का नाम दिया जाए तो फिर इंडिया के अंदर जो और इलाके हैं वहाँ के लोग एतराज़ कर लें कि क्यों इसे मांगाई जो है नहीं बुलाया जा रहा, क्यों इसे माऊ जो है नहीं बुलाया जा रहा, क्यों इसे अम जो है वो नहीं बुलाया रहा। तो मुख्तलिफ क्लेशेस हो सकते हैं, लेकिन एक ख़ास तरह का नाम होगा, और वो भी एक ख़ास तरह की ज़बान में होगा जो आज के दौर में तकरीबन ना बोलने के बराबर है। जैसे कि लैटिन लैंग्वेज जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह से वो लैंग्वेज भी ज़िंदा रहती है और एक एतराज़ भी लोगों का जो है ख़त्म हो जाता है, तो कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाता है। उसके अलावा वो जो एक नाम किसी एक ऑर्गेनिज़म के लिए रखा जाएगा, वो फिर दूसरे ऑर्गेनिज़म के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा, और उसके अलावा एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन भी होगी, जिस वजह से तमाम दुनिया के लोग जो हैं उस ऑर्गेनिज़म को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो मैंगो, जिसका नाम जो है रखा गया है मैंगीफेरा इंडिका, इसी तरह से ह्यूमन, इनका नाम रखा गया है होमो सेपियन। अब यहाँ पर नॉमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन के आवाज़ से लिखा हुआ है कि इन दोनों के जरिए से एक तो एक्यूरेट स्टडी हो पाएगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उसके अलावा क्लियर कम्युनिकेशन हो पाएगी, यानी कि तमाम दुनिया के जो लोग होंगे वो आसानी से जान पाएंगे कि कौन से ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, और उसके अलावा सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये होगा कि हम लोग ये जान सकते हैं कि किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेटेड है। तमाम चीज़ें नॉमेनक्लेचर के जरिए से और आइडेंटिफिकेशन के जरिए से मुमकिन है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के हवाले से। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग सिस्टम, एक ऐसा नेमिंग सिस्टम जिसके अंदर दो कंपोनेंट, दो नाम दिए जाते हैं, तो बायनोमियल, दो नाम वाला नेमिंग सिस्टम। अब अगर हम बात करते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में, तो सिंपली सबसे पहले समझ लें कि जैसे हमारे पास मैंगो मौजूद है और उस मैंगो का नाम है मैंगीफेरा इंडिका, तो यहाँ पर दो नाम इस्तेमाल हुए, एक है मैंगीफेरा और दूसरा है इंडिका।
तो पहला नाम जो इसके अंदर रखा जाता है वो जीनस का नाम होता है कि इसका जीनस कौन सा है। जो भी जीनस होगा वो नाम रखा जाएगा। दूसरा नाम वो खास स्पीशी का नाम होगा जिसे हम स्पेसिफिक एपिथेट भी कह रहे हैं। तो दो नाम हमेशा यहाँ पर रखे जाएंगे। हमारा नाम होमो सेपियन, तो पहला नाम जो होमो है ये हमारे जीनस का नाम है और सेपियन ये हमारा स्पीशी है। तो इस तरह से तमाम ऑर्गेनिजम्स के दो नाम दिए जाते हैं। अब ये दो नाम देने वाला जो सिस्टम है जिसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जा रहा है, इसे देने वाले जो शख्स है वो थे कैरोलस लिनियस। इसके बारे में मज़ीद लिखा हुआ है कि तमाम बायोलॉजिस्ट जो मौजूद हैं वो कुछ उसूलों को फॉलो करते हैं। वो उसूल ऐसे हैं, वो रूल्स ऐसे हैं जिसके ज़रिए से एक ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाता है। अब इसके अंदर दो नाम होंगे, एक जेनेरिक जीनस का नाम होगा और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट होगा यानी कि स्पीशी का नाम होगा। तो नेमिंग सिस्टम कैरोलस लिनियस ने दिया और पूरी दुनिया के अंदर वही नेमिंग सिस्टम जो है प्रैक्टिस होता है। अब यहाँ पर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स का जिक्र किया जा रहा है। सबसे पहला रूल ये दिया जा रहा है कि तमाम नाम जो भी होंगे बायोलॉजिकल नेम्स वो लैटिन ज़बान में दिए जाएंगे और जब उन्हें लिखा जाएगा तो इटालिक में यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंगीफेरा इंडिका नाम लिखा हुआ है। मैंगीफेरा भी लैटिन ज़बान का वर्ड है और इंडिका भी लैटिन ज़बान का वर्ड है। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म मिलता है, चाहे वो पाकिस्तान में मिले चाहे वो इंडिया के अंदर मिले, तो वहाँ पर हिंदी नाम नहीं यूज़ होगा। जो भी ऑर्गेनिज्म का नाम होगा वो लैटिन में तब्दील किया जाएगा या फिर लैटिन के अल्फाजों से लैटिन में क्या कहा जाता है उस तरह से वो नाम जो है बनाया जाएगा। तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि लैटिन में ही मतलब कि वहाँ से ही उस कंट्री से ही वो ऑर्गेनिज्म मिला है, नहीं, वो कहीं से भी मिल सकता है लेकिन उसके नाम को लैटिन में कन्वर्ट किया जाएगा। उसके अलावा लिखा हुआ कि दो नाम होंगे, पहला नाम जो होगा वो जीनस का नाम होगा जबकि दूसरा नाम जो होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट होगा यानी कि स्पीशी का नाम होगा। जैसे कि मैंगीफेरा ये जीनस का नाम है और इंडिका ये स्पेसिफिक एपिथेट है यानी कि स्पीशी का नाम है। लिखा हुआ कि दोनों वर्ड्स जो हैं, दोनों नाम जो हैं बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के अंदर जब हैंड रिटन होंगे, जब हाथ से लिखे जाएंगे तो उन्हें अंडरलाइन किया जाएगा। जैसे कि मैंगीफेरा इसे भी अंडरलाइन किया गया, इंडिका को भी अंडरलाइन किया गया, दोनों नामों को अंडरलाइन किया जाएगा। और अगर वो नाम कंप्यूटराइज्ड लिखे जा रहे हैं, प्रिंट किए जा रहे हैं, तो वो इटालिक में टेढ़े करके लिखे जाएंगे, तब अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जब हाथ से लिखेंगे तो दोनों को सेपरेटली, मैंगीफेरा को अलग से, इंडिका को अलग से अंडरलाइन हम करेंगे। होमो सेपियन होगा तो होमो को अलग से अंडरलाइन करेंगे और सेपियन को अलग से अंडरलाइन जो है किया जाएगा। लिखा हुआ कि जो पहला नाम है जो कि जीनस का नाम है उसका पहला लेटर जो है कैपिटल होगा जबकि स्पीशी का कोई भी लेटर जो है कैपिटल नहीं होगा, वो स्मॉल में ही लिखा जाएगा। तो मैंगीफेरा के अंदर जो एम है उसे कैपिटल में लिखा जा रहा है, इंडिका का जो आई है वो स्मॉल ही रहने दिया जा रहा है। उसके अलावा कभी कभार ये भी हो सकता है कि ऑथर का नेम, जिसने डिस्क्राइब किया है उस स्पीशी को, उसका नाम भी आ सकता है एब्रीवेशन के अंदर, तो वो स्पीशी के बाद तीसरा नाम भी रखा जा सकता है। जैसे कि मैंगीफेरा है, इसके साथ लिनियस के नाम को जो है यहाँ पर ऐड किया जा रहा है। इसका मतलब कि ये वाली स्पीशी लिनियस ने डिस्क्राइब की थी, तो जो भी स्पीशीज डिस्क्राइब करने वाला होगा उसका नाम भी रखा जाएगा लास्ट के अंदर। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमी के हवाले से। ग्रुपिंग के लिए क्लासिफिकेशन का लफ्ज़ यूज़ होता है और टेक्सोनॉमी जो है इसके अंदर दो चीज़ें आ जाती है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था। टेक्सो जो है ये क्लासिफिकेशन के लिए ज़ाहिर होता है और नॉमी जो है ये नेमिंग के लिए ज़ाहिर होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में रखना, अलग अलग कैटेगरीज में रखना और उसके अलावा उन्हें नाम देना, ये दोनों ही टेक्सोनॉमी के अंदर हो रहे होते हैं। तो क्लासिफिकेशन भी टेक्सोनॉमी में होगी और नेमिंग जो है वो भी टेक्सोनॉमी के अंदर होगी। अब अगर हम बात करेंगे तो एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप्स में रखा हुआ है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से। जैसे डॉग्स अलग होंगे, कैट्स अलग होंगे, इंसेक्ट्स अलग होंगे, वीट राइस अलग अलग देखने में होंगे, प्लांट्स अलग होंगे, एनिमल्स अलग होंगे। तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उनकी खुसूसियात, उनका बाहर से किस तरह से वो नज़र आते हैं, उस हिसाब से हम उन्हें अलग अलग कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ तरीक़ेकार होंगे, उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि सिर्फ बाहर से देखना काफ़ी नहीं होता। जैसे कि अगर हम बाहर से देख रहे हैं तो ब्लू व्हेल और डॉल्फिन जो है वो फिशेस के जैसे ज़्यादा सिमिलर नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर उनको अंदर से देखा जाएगा, उनका रिलेशन देखा जाएगा, तो फिशेस से ज़्यादा मैमल से उनका रिलेशन मैच करता है। तो मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जिस हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है। अब यहाँ पर जो ग्रुप्स होते हैं जिनमें जानदार को रखा जाता है उन्हें टेक्सा जो है कहा जाता है। तो डिफरेंट लेवल्स होंगे और जैसे कि अगर हम बात करेंगे एनिमल्स की, तो एनिमल एक बहुत बड़ा ग्रुप हो जाएगा जिसमें बर्ड्स भी होंगे, इंसेक्ट्स भी होंगे, मुख्तलिफ एनिमल्स आ जाएंगे।
लेकिन उसमें से हमने एक छोटा सा ग्रुप बना लिया। हम सारे एनिमल्स को सिलेक्ट नहीं करें, हम उन एनिमल्स में से सिर्फ मैमल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये ग्रुप हमारे पास और छोटा बन जाएगा। मैमल्स में अगर सिर्फ कैट को सिलेक्ट किया जा रहा है तो वो ग्रुप और छोटा हो जाएगा। एलिफेंट्स को सिलेक्ट किया जा रहा है वो ग्रुप और छोटा हो जाएगा। डॉग्स को सिलेक्ट किया जा रहा है तो ग्रुप और छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट लेवल्स हमारे पास मौजूद होती हैं। अच्छा, अगर एनिमल्स में से हम बर्ड्स को सिलेक्ट करें वो एक अलग ग्रुप हमारे पास हो जाएगा। अगर हम इंसेक्ट्स को सिलेक्ट करें वो एक अलग ग्रुप हमारे पास बन जाएगा। तो मुख्तलिफ ग्रुप्स हमारे पास बनते हैं। अब यहाँ पर टेक्सोनॉमी का जिक्र किया जा रहा है। टेक्सोनॉमी जिसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स की जाती है मुख्तलिफ टेक्सा के अंदर, मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर। जैसे कि अगर हम बात करेंगे सबसे बड़ा ग्रुप जो होता है वो किंगडम होता है। किंगडम जैसे कि है एनिमलिया, और इस किंगडम के अंदर फिर छोटे से ग्रुप बहुत सारे आ जाते हैं। समझ लें कि एक बहुत बड़ा स्टेट है या कोई प्रोविंस है, उस प्रोविंस के अंदर मुख्तलिफ डिवीजन्स होंगी, और मुख्तलिफ डिवीजन्स के अंदर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मुख्तलिफ सिटीज़ मौजूद होंगे, उन सिटीज़ में अलग अलग घर होंगे। तो इस तरह से किंगडम एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है। उस किंगडम में और छोटे से ग्रुप होते हैं जिन्हें फाइलम जो है कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास 5 बड़े किंगडम्स आते हैं। फिर उनमें से एक किंगडम है किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया में 33 फाइलम आ जाते हैं। हमने वहाँ के 33 फाइलम में से सिर्फ एक फाइलम को सिलेक्ट किया जिसका नाम है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड कौन सा स्ट्रक्चर होता है? हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में, हमारे डेवलपमेंट के टाइम पर या कुछ जानदार में हमेशा ही एक रोड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे नोटोकॉर्ड कहा जाता है। हमारे अंदर तो नोटोकॉर्ड बाद में तब्दील हो जाता है, उसकी जगह पर वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है, बैकबोन आ जाती है, लेकिन उससे पहले हमारे अंदर नोटोकॉर्ड ही मौजूद होता है। तो जिनमें भी नोटोकॉर्ड होगा वो कॉर्डेटा के अंदर आएंगे। फिर इसके अंदर और बहुत सारे क्लासेस आ जाएंगे। फाइलम में क्लासेस आते हैं, जैसे कि एक क्लास है ममेलिया, एक क्लास है फिशेस वाला, एक क्लास है रेप्टाइल्स वाला, एक क्लास है एम्फीबियंस वाला, एक क्लास है बर्ड्स वाला। लेकिन हमने सिर्फ ममेलिया वाला क्लास सिलेक्ट किया। ममेलिया वाला वो क्लास जिसके अंदर जितने भी जानदार है वो अपने ऑफ स्प्रिंग्स को जो है दूध पिलाने वाले होंगे। फिर क्लास के अंदर मुख्तलिफ ऑर्डर्स आ जाते हैं। यहाँ पर हमने एक ऑर्डर सिलेक्ट किया जो कि है कार्निवोरा, वो एनिमल्स जो कार्निवोरस है। फिर हमने उसके अंदर एक फैमिली सिलेक्ट कर ली, बहुत सारी फैमिलीज थी, हमने एक फैमिली सिलेक्ट कर ली जिसका नाम है कैनिडाई। कैनिडाई वो ऑर्गेनिज्म जिनमें कैनाइन मौजूद होंगे, नोकीले दांत मौजूद होंगे। फिर उनमें एक जीनस आ जाएगा जैसे कि हो गया कैनिस, और फिर उसके अंदर एक स्पीशी को हम सिलेक्ट करें वो है कैनिस ल्यूपस। इसी तरह से इसके अंदर और भी स्पीशीज हो सकती हैं इस जीनस के अंदर, कैनिस के अंदर, जैसे कि जो फॉक्सेस हो गए या वुल्व्स हो गए वो भी इसी के अंदर आ सकते हैं। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ कैटेगरीज होती है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को रख रहे होते हैं। स्पीशीज़ के अंदर तादाद बहुत कम हो जाएगी, जीनस में मुख्तलिफ स्पीशीज़ आ जाएंगी। उसके अलावा फैमिली के अंदर मुख्तलिफ जीनस आ जाएंगे तो फैमिली बहुत बड़ी हो जाएगी। ऑर्डर्स के अंदर बहुत सारी फैमिलीज आ जाएंगी, क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे, फाइलम के अंदर बहुत सारे क्लासेस आ जाएंगे, और किंगडम के अंदर बहुत सारे फाइलम आ जाएंगे। तो तमाम ऑर्गेनिजम्स, तमाम एनिमल्स जितने भी हैं वो सारे किंगडम में रखे हुए हैं। फिर उसके बाद उनके अलग अलग ग्रुप्स बन जाएंगे। स्टार फिश वालों का अलग ग्रुप है, जेली फिश वालों का अलग ग्रुप है, जो इंसेक्ट्स हैं उनका अलग ग्रुप बना हुआ है, अलग फाइलम है, और उसके अलावा जो ऑक्टोपस है उनका अलग ग्रुप बना हुआ है। तो मुख्तलिफ फाइला मौजूद है, मुख्तलिफ फाइलम मौजूद हैं। फिर हर फाइलम में अलग अलग क्लासेस। तो इस तरह से ये हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को रख रहे होते हैं। इसे हम टेक्सोनोमिक हिरार्की भी कहते हैं। एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट जो है की जा रही है, बढ़ते हुए नंबर के अंदर आप देखोगे तादाद यहाँ पर बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। अब टेक्सोनोमी के हवाले से जो चीज़ें हमें मदद करती है वो होती है मार्फोलॉजी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जैसे कि अगर हम बात करते हैं लॉइन के हवाले से और टाइगर के हवाले से, दिखने में काफ़ी हद तक वो सिमिलर है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो टाइगर की बॉडी के ऊपर लकीरें मौजूद होती हैं, और अगर आप चीता की बात करेंगे तो उसकी बॉडी के ऊपर हल्के से डॉट्स मौजूद होते हैं, लियोपर्ड पे थोड़े से बड़े से डॉट्स होते हैं। तो कहने का मकसद एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स उनका अलग अलग मौजूद है। फिर उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी देखा जाता है। अगर हम बात करते हैं ब्लू व्हेल के हवाले से और फिशेस के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर जो ब्लू व्हेल का है वो ज़्यादा मैमल से रिलेट कर रहा है और फिशेस से वो काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है।
तो इंटरनल स्ट्रक्चर बताएगा कि वो ऑर्गेनिज्म किसके साथ होना चाहिए। सेल को देखते हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल को भी देख लेते हैं हम लोग। उसके अलावा बायोकेमिस्ट्री को भी हम लोग देखते हैं। मिसाल के तौर पर फंगाई की सेल, उसके बाहर भी सेल वॉल होती है, प्लांट्स के सेल के बाहर भी सेल वॉल होती है। लेकिन जब बायोकेमिस्ट्री में देखा तो फंगाई की सेल वॉल अलग केमिकल्स की बनी हुई है और प्लांट्स की सेल वॉल अलग केमिकल्स की बनी हुई। तो बायोकेमिस्ट्री के जरिए से भी हमें पता चलता है कि वो ऑर्गेनिज्म अलग है। डेवलपमेंटल प्रोसेस से भी हमें पता चलता है। कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनमें पहले माउथ डेवलप होता है और कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनमें बाद में माउथ डेवलप होता है। तो डेवलपमेंट से भी हम उनको अलग कर सकते हैं। इकोलॉजी भी हमें बताती है कि वो ऑर्गेनिज्म साथ में होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ये मॉडर्न वेज है क्लासिफिकेशन के, लेकिन पहले के दौर में लोग जो क्लासिफिकेशन करते थे वो उनके यूजर्स के हिसाब से करते थे। कुछ चीज़ें जो फूड में इस्तेमाल होंगी, कुछ चीज़ें जो क्लॉथ में इस्तेमाल होगी, कुछ चीज़ें जो है शेल्टर में इस्तेमाल होंगी। तो उस तरह से अलग अलग तौर पर वो क्लासिफिकेशन करते थे। अब टेक्सोनॉमी किस तरह से होगी, शुरू के अंदर हम लोग कैरेक्टर्स को देखेंगे। कैरेक्टर्स को जब हमने देख लिया तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है। फिर उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, हम उसे मुख्तलिफ ग्रुप्स में रखेंगे और फिर उसे एक साइंटिफिक नाम जो है दिया जाएगा, बायोलॉजिकल नेम जो है दिया जाएगा। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेने के बाद लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाता है और ये तमाम तरीक़ेकार जो है ये टेक्सोनॉमी जो है कहलवाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं सिस्टमेटिक्स के हवाले से। अगर सिस्टमेटिक्स की बात की जाती है तो ये एक ब्रॉडर फील्ड होती है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी भी की जाती है, यानी कि ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन भी की जाती है, उन्हें नाम भी दिया जाता है। और उसके अलावा एक और चीज़ भी यहाँ पर होती है, वो होता है ऑर्गेनिजम्स का आपस में ताल्लुक़। ये देखा जाता है कि किस तरह से वो इवोल्यूशन के हिसाब से आपस में कनेक्टेड है। तो अगर हम टेक्सोनॉमी की बात करेंगे, वहाँ पर नॉमेनक्लेचर हो रहा था, वहाँ पर क्लासिफिकेशन हो रही थी, वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन हो रही थी। ये तमाम चीज़ें भी सिस्टमेटिक्स में होंगी। लेकिन एक और एडिशनल चीज़ जो यहाँ पर होगी वो होगा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है वो भी देखा जाएगा। तो हम एक तौर पर ये कह सकते हैं कि टेक्सोनॉमी सिस्टमेटिक्स की ही एक ब्रांच होती है। अब यहाँ पर ह्यूमन्स के हवाले से लिखा हुआ है कि ह्यूमन बींग्स ना सिर्फ ऑर्गेनिजम्स की मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में जानने के हवाले से जो है इंटरेस्टेड रहे हैं कि उनमें कितना फ़र्क मौजूद है, पर वो ये भी जानना चाहते थे कि उनमें आपस में क्या ताल्लुक़ है। यही ब्रांच जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी और उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखा जा रहा है, इस ब्रांच को सिस्टमेटिक्स कहा जाता है। अब अगर हम लोग बात करेंगे सिस्टमेटिक्स के हवाले से, तो सिस्टमेटिक एक लैटिन ज़बान के वर्ड सिस्टमा से लिया हुआ है और सिस्टमा का मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि एक ऑर्गेनाइज वे के अंदर, साइंटिफिक वे के अंदर ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स के अंदर अरेंज करना। अब अगर हम बात करेंगे कार्ल लिनियस के हवाले से, तो उन्होंने 1758 के अंदर एक पब्लिकेशन लिखी थी जिसका नाम था सिस्टमा नेचर। तो उसके अंदर भी इन्होंने सिस्टमा का वर्ड जो है वहाँ पर ऐड किया था। तो सिस्टमेटिक्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स के बारे में मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन, उनका नॉमेनक्लेचर, उनकी क्लासिफिकेशन और उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये तमाम चीज़ें सिस्टमेटिक्स में देखी जाएंगी। एवोल्यूशन हमें बताती है कि किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म तब्दील होता है, किस तरह से ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं। तो शुरू के अंदर एक कॉमन इंसेस्टर रहा होगा, उसी में से फिर मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स अलग तौर पर इवॉल्व हो जाते हैं, वो तब्दील हो जाते हैं, इन्वायरमेंट वगैरह के हिसाब से चेंजेस आते हैं। तो इस तरह से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो है वो इवॉल्व होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है वो बनते हैं, लेकिन कॉमन एंसेस्टर उनका एक ही होता है। तो एक ये वाली तस्वीर दी जाती है, बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टूड ये पिक्चर है जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था। यहाँ पर सिंपल तौर पर इस तरह से दिखाया हुआ है कि बंदर से इंसान बने हुए, लेकिन हालांकि एवोल्यूशन ये नहीं कहती कि बंदर से इंसान बने हैं। बंदरों का और इंसानों का एक कॉमन एंसेस्टर जो है वो रहा होगा। एवोल्यूशन ये वाली बात को कर रही होती है। अब अगर हम लोग सिस्टमेटिक्स की इंपॉर्टेंस का जिक्र करेंगे तो ये हमें बताती है कि ऑर्गेनिजम्स की कितनी टाइप्स मौजूद है, उन्हें किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, उन्हें किस तरह से नाम दिया जाता है और किस तरह से ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। और ये हमें बताती है कि किस तरह से फिर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व भी किया जा सकता है। तो तमाम चीज़ें ये सिस्टमेटिक्स के अंदर आ रही होती है। तो लास्ट के अंदर सिस्टमेटिक्स की डेफिनेशन दोबारा लिखी हुई कि सिस्टमेटिक्स जो है वो साइंटिफिक स्टडी होती है जिसके अंदर डाइवर्सिटी को डिस्कस होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखा जाता है, आइडेंटिफिकेशन होती है, उसके अलावा नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन जो है ये भी यहाँ पर हो रही होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नीट के क्वेश्चंस के हवाले से, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के सवाल जो है वो नीट के अंदर आ सकते हैं। सबसे पहला सवाल लिखा हुआ है कि नॉमेनक्लेचर जो है उसके अंदर कुछ रूल्स मौजूद होते हैं। अब कौन सा यहाँ पर रूल लिखा हुआ है जो कि नॉमेनक्लेचर के रूल्स के अपोजिट होता है?
पहला लिखा हुआ है कि पहला नाम जो होगा वो जीनस का नाम होगा, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट का होगा यानी स्पीशी का होगा। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ है कि नेम जो है वो लैटिन में लिखे जाते हैं और इटालिक के अंदर लिखे जाते हैं। फिर तीसरा लिखा हुआ रूल कि नाम जो है वो हैंड से जब लिखे जाते हैं तो अंडरलाइन किए जाते हैं। लेकिन लास्ट के अंदर ये ऑप्शन लिखा हुआ है कि बायोलॉजिकल नेम्स को किसी भी ज़बान में लिखा जा सकता है। अब ये वाला रूल जो है गलत है, क्योंकि बायोलॉजिकल नेम्स को सिर्फ और सिर्फ लैटिन ज़बान के अंदर लिखा जाता है। तो हम कहेंगे ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। ये वाला रूल जो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर में नहीं होता। अब यहाँ पर दूसरा सवाल, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होगा जो कि कैरोलस लिनियस ने दिया था। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है मैंगीफेरा इंडिका। अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो लेटर्स लिखे हुए हैं वो सीधे सीधे लिखे हुए हैं, तो जब भी नाम लिखा जाता है वो इटालिक में लेटर्स होते हैं, तो ये वाला नहीं होगा। उसके अलावा मैंगीफेरा इंडिका और उसके बाद कार्ल लिनियस का ये जो है नाम इस तरह से लिखा हुआ है, हालांकि एक ही नाम जो है वो एब्रीवेशन में आता है। तो जो तीसरा ऑप्शन है मैंगीफेरा इंडिका लीन, ये वाला जो है करेक्ट होगा। फिर जिक्र किया जा रहा है कि ICBN जो है इसका मतलब क्या होता है। इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स या इंडियन कोड ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ये करेक्ट इसका ऑप्शन होगा। अगर इस तरह से सवाल हो ICZN किसको जाहिर करता है, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये ICZN का जो है आएगा। तो इस तरह से हमने कुछ सवालात को भी डिस्कस किया एंड आई होप कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाजमी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स के अंदर, ताकि मुझे भी प्रमोशन मिल सके और काफ़ी मेरी वीडियोस जो है वो भी आगे जा सके, जिस तरह से काफ़ी और क्रिएटर्स की जाती है। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी वीडियोस को लाजमी लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और इन वीडियोस को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ, और बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।